अर्थक्वेक में थोड़ा सा बचा हुआ है बस। एक तो पढ़ दिया रिक्टर स्केल, एक पढ़ दिया कौन सा, मर्केली, है ना। रिक्टर वाला कैसा था, साइंटिफिक, वो नापता था इंटेंसिटी कितनी है, और मर्केली वाला डैमेज, कितना डैमेज होता है। उसमें मैंने एक जगह लिखा था आपको 1 से 12 तक निशान होते हैं, लिखा है कहीं पे रिक्टर स्केल में कहीं पे, ओह सॉरी किसके, मर्केली में 0 से 12 लिखा है कि 1 से 12 है, मैंने कितना लिखा था, हाँ 1 से 12 कर दो उसको, एक ही चीज है वो, ऐसे होता है मतलब जैसे देखो 1 से 2 में कितना हुआ, 2 से 3 ऐसे, तो 1 से 12 कह सकते हो उसको, लेकिन अपर लिमिट 12 होती है उसकी, उसको सही कर लो। 0 से 12 लिखा होगा ना कहीं पे, 1 to 12 लिख सकते हो उसको, 1 से 12 कर दिया सही, नहीं किया, अंदाजा आ रहा नहीं आ रहा कहां सही करना है, चलो ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते, देखो ये वाला सेस्मिक वेव्स, भूकंप की तरंग है, प्री के हिसाब से सबसे बेस्ट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेस्मिक वेव्स भूकंप की तरंग है। देखो भूकंप की तरंगें अगर देखी जाए तो कितने प्रकार की, तीन टाइप की होती है ना। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो एक तो कई बार ऐसे बॉडी वेव्स, या हिंदी में इसका बड़ा खतरनाक नाम है पिंड तरंग, बात समझ भाई। और एक दूसरा नाम होता है इसका सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंग। अब आप समझ रहे होगे कि यार कह तो ये 3 रहा है, लिख रहा है 2, ऐसा कैसे, हाँ इसके कितने होते हैं, 2। अगर हम इसको ऐसे कर दें ना, ये बॉडी वेव्स का मतलब क्या है, जो अर्थ के अंदर से पैदा होती है, जो अर्थ के कहां से होती है, अंदर से, यानी जो फोकस से पैदा होती है, उसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी, इसको हिंदी में बड़ा अजीब टाइप का नाम है पिंड, बॉडी वेव ही पढ़ो। तो इसमें एक तो कहते हैं किसको, पी वेव, और दूसरे वाले को कहते हैं कौन सा, एस वेव, और ये जो सरफेस वेव है इसको हम कहते हैं एल वेव। तो अगर आपसे देखा जाए तो कितने प्रकार की वेव होती है, टोटल 3, ठीक है। अब आप कहोगे एल वेव को अलग क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया, बुक्स में नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये वाली जो तरंग है एल वेव्स, ये सिर्फ ऊपरी धरातल पे चलती हैं, अपर सरफेस पे, ये कभी मेंटल या कोर में नहीं चलती। मैंने कल की क्लास में भी बताया था शायद आपको। एल वेव्स जब अधिकेंद्र एपिसेंटर से स्टार्ट होती हैं, समझ रहे हो ना, ये कोई ऐसा नहीं कि जो फोकस है वहां से पैदा हो रही है, इस टाइप से नहीं होगा, बात समझ भाई। ये कहां से, फोकस, इसीलिए इसका नाम क्या है, बॉडी वेव्स। ये सिर्फ ऊपरी धरातल पे चलेंगी, नीचे नहीं चलती है। मैंने आपको बताया था ना, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने पढ़ाई थी आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें मैंने सिर्फ इन 2 का जिक्र किया था, याद होगा, उसके बारे में नहीं पढ़ा था हमने, समझ आई ना बात, इसीलिए नहीं पढ़ा था। तो कुल मिलाकर कितनी प्रकार की हो गई, 3। ये लिख लो आप पहले, तो हो गया। अब अगला, सबसे पहले हम लिखेंगे अब किसके बारे में, पी वेव। पी बोले तो, पी का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका हिंदी नाम है प्राथमिक तरंग है। बहुत सारे नाम होंगे इसके, प्राथमिक यानी प्राइमरी, और क्या नाम हो सकता है इसका, है, हाँ सही कर रहे हो आप, अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल, और क्या नाम है, नाम ही तो इसके इतने ज्यादा हैं। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम ही में सब छुपा हुआ है। संपीडनात्मक, इतना बहुत है, ये और लिखूं कुछ, चलो फिलहाल इतना ठीक है। इतने सारे नाम है इसके, लिख लो आप फटाफट। जो जितना जल्दी लिखेगा समझ लो उतना ही खूंखार होगा।
आपके अंदर ना जलन पैदा होनी चाहिए, जैसे तुमको उनसे जल जाना चाहिए, और तुमको उनसे जल से मतलब जल कुकड़ा नहीं कहते जिसको, लेकिन वो पॉजिटिव वाला, ऐसा वाला नहीं, मतलब मैं इसकी जान ले लूंगा या लूंगी ऐसा नहीं, जो दूसरा टाइप से समझो। मतलब कहने का ये है कि यहीं पर क्लास में ही हमको ये लग जाता है कि कंपटीशन है ना ये, तो एक जैसे सामने वाला अगर आपसे पहले लिख दे रहा है तो अंदर फील होना चाहिए यार ये मेरे से पहले कैसे लिख दे रहा है ये। बगल वाले की राइटिंग अगर अच्छी है तो हमारी क्यों नहीं है। अब जिसकी बहुत ही अच्छी है तो छोड़ दो, हाथ पैर छोड़ दो, फिर उतनी अच्छी नहीं हो सकती, अब तक नहीं हुई तो अब कहां से होगी, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया करो। कई खूंखार तो इसलिए बहुत कोने पे बैठे रहते हैं, इसमें तो नहीं है कोई ऐसा, वो राइटिंग दिखाने लायक ही नहीं होती उनकी, वो लिखते भी ऐसे हैं टिड़े, कोई देख नहीं ले उनको। तो जब उसको खुद की राइटिंग नहीं देख पा रहे तो एग्जामिनर कैसे देखेगा, वहां पे सुधार होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, इसका नाम प्राइमरी वेव क्यों रखा गया भाई बताओ। हाँ, क्योंकि ये अधिकेंद्र में सबसे पहले पहुंचती। सबसे पहले क्यों पहुंचेगी, हाँ क्योंकि स्पीड इसकी क्या होगी सबसे, बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल ये इसको रटने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो लिखो, यह अधिकेंद्र पर सबसे पहले आती है, इट कम फर्स्ट एट द एपिसेंटर। यह अधिकेंद्र पर सबसे पहले आती है, ये रटना की समझना है, नाम ही उसका प्राइमरी है यार, इसमें भी कई लोग रटते हैं। अधिकेंद्र पे सबसे, यानी फोकस से चलेगी तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, है ना, और ये सबसे पहले आएगी कहां पे, अधिकेंद्र पे, ठीक है ना, और इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा, आप लिख सकते हो इसकी गति सर्वाधिक होती है, मतलब तीनों पीएसएल में सबसे ज्यादा होगी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, स्पीड सबसे ज्यादा पी, फिर एस और फिर एल, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पी की सबसे ज्यादा, उसके बाद एस, उसके बाद एल। जो लिखा है उसी पे ध्यान दो। इसको अनुदैर्ध्य क्यों कहा गया, लॉन्गिट्यूडनल, कैसे, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में क्या अंतर होता है, हाथ से करके दिखाओ प्रैक्टिकल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर कोई ऐसे चल रहा, देखो ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य है, आगे पीछे चलना ऐसे, है ना, ये चिपक चिपक के आगे पीछे, हाँ, तो ये अनुदैर्ध्य होता है। जैसे वो रेल में आप ट्रेन में जाते हो ना, ट्रेन का एक डिब्बा ये एक डिब्बा ये है, बीच में वो नहीं होता उसके, दिन में दो डिब्बे चिपके होता है रबर का जैसा, वो नहीं करता ऐसे ऐसे करके, इस टाइप से चल रहा है। तो ये आगे पीछे, ये आगे मतलब पुश, पीछे मतलब पुल, सही कहा मैंने। इसको कई बार जैसे लिखा होता है ना दरवाजे पे पुश, हम उल्टा ही करते हैं उसको, मैं तो खासतौर पर उल्टा ही करता हूं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, क्या इसको हम पुश पुल वेव कह सकते कि नहीं कह सकते, बताओ, कह सकते ना, नॉर्मल चीजें, पुश पुल, आज का हिंदी हो सकता है सवाल। अब क्या कहोगे, पुश को धक्का, खींचो खींचो धक्का, हर चीज का हिंदी नहीं हो सकता, तो इसको पुश पुल वेव भी कहेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्या है, अनुप्रस्थ है, यानी माध्यम के जो कण होते हैं वो कैसे चलते हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे करके चलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या इसको कंप्रेशनल कह सकते हैं, दिमाग लगाओ, कंप्रेस कर रही नहीं कर रही है, कंप्रेस यही तो होगा। ये मैंने क्या कहा, ट्रेन का बीच का उदाहरण दिया मैंने आपको, ये ऐसे। एक बार एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन से एग्जाम में, जबरदस्त क्वेश्चन था, बेहोश कर दिया उसने सबको। उसने कहा कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं, कौन सी ऐसी भूकंप की तरंगें हैं जो चट्टानों को सबसे ज्यादा कंप्रेस करती हैं, ऐसे। आंसर क्या होगा, पी वेव। जो चीज लिख दिया ना वही सारा आंसर है इसका। ये डायग्राम बन गया है ना, इसको मैं दिखाऊंगा अभी, ये कंप्रेशनल है, ठीक है। तो इसको आप लिख दो, इसको पुश पुल वेव भी कहते हैं, बाकी तो आपने लिख दिया होगा, संपीड़नात्मक वेग भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। सारा आंसर मिल गया आपको, ये सारी चीज मिल गया, सारा हो गया, ऐसे चलती हैं। अच्छा, अब अनुप्रस्थ अगली बार में बताऊंगा। फिर लिखो, अच्छा ये बताओ, ये साउंड की तरह बिहेव करेगी या लाइट की तरह, ध्वनि वाला होगा कि ये प्रकाश वाला होगा, जल्दी बताओ।
ध्वनि तरंग, ध्वनि क्या है, लॉन्गिट्यूडनली तो है वो भी, साइंस पढ़ते हो ना आप, जो साउंड होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती है, उसी तरीके से चलती है। अब साउंड नहीं है ये, तो ये भी कैसी लिखो, यह ध्वनि तरंगों के समान है, जस्ट लाइक साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के समान है। ऐसा मैं क्यों लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में आएगा निम्न में से कौन सी बात पी तरंगों के लिए सही नहीं है या एस के लिए सही नहीं, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, पी तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान है। अब आंसर बताओ, क्या ये सॉलिड में चलती है, चलती है, चलती है। लिक्विड में, बताओ बताओ बताओ, है, आवाज नहीं आ रही मुझे। प्लास्टिक में चलती है, नहीं नहीं, प्लास्टिक भी तो सॉलिड ही है, मैंने बताया था ना, प्लास्टिक में मत जाओ, तीन ही चीज होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं आएगा एग्जाम में, वो सॉलिड ही होता है, बताया था ना कल परसों। बताओ लिक्विड में सॉलिड में चलती नहीं चलती है, चलती है, तीनों तो बताया था, एक दिन पूरा इस पे कम किया था मैंने। चलती नहीं चलती, गैस में सब जगह जाएगी, हालांकि गैस का कोई नहीं था रीजन वहां पे, है ना, तो गैस वैस का कुछ है नहीं नीचे, गैस को जैसी कोई चीज है नहीं, इसलिए हम दो ही चीज का यूज करते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। भाई इनर कोर किस फॉर्म में था, आंतरिक बाह्य कोर किस फॉर्म में था, सॉलिड के लिक्विड, बाह्य कोर, आउटर कोर, लिक्विड के सॉलिड, हाँ लिक्विड। देखो बोलने में कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, इसलिए चीजें जैसे आपने जो बोल दी तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो उसको, ताकि भूलने में दिक्कत ना हो। तो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में क्रस्ट, मेंटल कोर सभी जगह जाती कि नहीं जाती है, पढ़ाया था पूरा, ही लिख दो। इट कैन मूव सॉलिड एंड लिक्विड गैस स्टेज, यह ठोस द्रव गैस में चल सकती है। ये सब पढ़ाया जा चुका आपको, इसलिए तो कहा मैंने आपसे कि बहुत इजी है ये, है ना। ठोस द्रव गैस सभी में चल सकती है। कोई नई चीज कुछ नहीं है, सब क्या है, पुराना ही है, ठीक है ना। ये है इसमें, ये पी वेव प्राइमरी वेव में, ठीक, स्पीड इसकी ज्यादा होगी। अच्छा, अब आप आगे के पेज में चलते हैं, फिर इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा। अगला लिखो एस वेव्स। एस वेव बोले तो सेकेंडरी, यानी हिंदी में द्वितीयक। क्या मतलब हुआ, पी के बाद आएगी ना, ये दूसरे नंबर पे आएगी, स्पीड इसकी कम है, द्वितीयक तरंग है। अनुप्रस्थ, ये सब इसके दूसरे नाम है, ये सब लिख दो। स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए लिखने की, वो भी विद अच्छी राइटिंग, ये आपको हमेशा याद आएगा, ठीक है। बताओ दूसरे नंबर पे आएगी, लिखने की जरूरत है क्या, ये पी के बाद आती है, इतना बड़ा लिख रखा है, क्या लिखने की जरूरत है, समझ गए। इसका मतलब ये ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स कैसे चलती है, हाँ ये ऐसा है, इसके ऐसे, इस टाइप से कोई चीज चलती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स। ये माध्यम है, इसमें ऐसे ऐसे चलती है, जैसे रस्सी, रस्सी होती है ना, वो ऐसे ऐसे करते हो जब आप, तो रस्सी को जब ऐसे ऐसे करते हो तो रस्सी में क्या होता है, आप वहां यहां से वहां तक कोई रस्सी है, उसको आप ऐसे करते हो तो होता है ऐसे ऐसे, ये क्या है, ट्रांसवर्स है। उसमें पानी में पत्थर मार दो, कंकड़, क्या होगा, जहां पे पत्थर पड़ता है बीच में, उसको ले लो फोकस, वो क्या है, जहां पे पत्थर तालाब में पड़ेगा वो फोकस है, वहां से कैसा होता है, ऐसे होता कि नहीं होता। तो वाटर वेव्स लिखो, एक तो अनुप्रस्थ तरंग के नीचे ये लिखो, इसका डायग्राम जरूर बनाया करो, डायग्राम के बिना समझ, पहले वाला भी बनाया था ना ऐसे ऐसे वाला, और ये भी बना दो, लिखो जस्ट लाइक वाटर वेव्स, जल तरंग के समान है, जल तरंग है।
और किसी किसी किताब में लिखा है जस्ट लाइक लाइट वेव्स। लाइट वेव क्यों लिख दिया? क्योंकि लाइट भी ट्रांसवर्स होती है ना? जो प्रकाश चलता है वो भी ट्रांसवर्स ऐसे ही चलता है, इसलिए अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग आंसर ऐसे। बताओ, क्या ये द्रव में चलेगी? क्या सॉलिड में चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? है किसमें? सॉलिड में तो चलेगी, लिक्विड में? हाँ, ये तो बताया था कल, सारा खेल तो इसी का था। ये पृथ्वी के बाह्य कोर में नहीं चलती है, तभी तो हमें पता चला कि पृथ्वी का बाह्य कोर किस अवस्था में है? लिक्विड में है। ये कल हम बता चुके हैं परसों। इसीलिए देखो सीक्वेंस है सारा ये। अब जिन लोगों ने मेरी दोनों क्लास की है लास्ट वाली, उनको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? ईमानदारी से बताओ। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ना आगे, बीच में कुछ छूट तो नहीं रहा है? स्टेप बाय स्टेप, उसमें छूटेगा कुछ भी नहीं। आप मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये क्या होता है। मैं पहले ही बता दूंगा कि ये अलग चीज है, इसको साइड में हटा दो। जैसे मैंने आपको पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं बताया, कारण वो अलग चीज है, उसको अभी पढ़ने लायक आप नहीं हुए हो इजी की पॉलिसी के तहत, है ना? क्योंकि यहां पर आपको सर जो है ये पॉलिसी धीरे धीरे, हाँ, स्टेज वाइज। जिस दिन मैंने आपसे कहा कि आप जिस दिन आप सब कुछ दिमाग में आपके आ गया, 4-5 आपने मैगजीन पढ़ने लग गए, आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, बहुत सारी चीजें आपको लिखने लग गए, तो किसी दिन आपका 10 मिनट का टेस्ट ही ले लिया जाएगा। 10 मिनट का टेस्ट क्यों बोला मैंने? 10 ही मिनट का भी होता है टेस्ट। 200 वर्ड लिख लो, किस में? किसी भी चीज के बारे में, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो सब चलती रहेंगी चीजें स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या लिखा है आपको? हाँ, यह केवल ठोस में चलती है, लिख दिया। द्रव में नहीं चल, जब द्रव में ही नहीं चलेगी तो गैस में क्या चलेगी? है कि नहीं है? यह केवल ठोस में चलती है। मूव ओनली इन सॉलिड सरफेस, नॉट इन लिक्विड। ठीक हो गया? जब लिक्विड में नहीं चलेगी तो गैस में कैसे चलेगी? न चलने और न चलने के बीच में कारण क्या है? जैसे आपने पूछा, न चलने के बीच में कारण बताओ। जैसे आप इस फर्श में चल पा रहे हो, यहीं पर अगर पानी आ जाए, आप चल जाओगे उस पे? नहीं, क्यों? हाँ, बहुत सारे पानी में हम गया तो गिर जाएंगे नीचे, और हमसे कहा जाए हवा में चलो, फिर हम कैसे चलेंगे? सारा खेल किसका है? सारा खेल है जो पार्टिकल्स होते हैं। देखो होता क्या है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं। हाँ ना, कि कौन? हम लोग? नहीं, वो चीज अलग है पत्थर जाएगा लेकिन ऊपर ही ऊपर नहीं, नीचे डूबता जाता ना। वैसे तो हम भी चले जाएंगे। कैसे? जैसे आप तालाब में मार दो, बिल्कुल मेरा ट्रेन 11,000 किलोमीटर नीचे चले जाओगे वैसे से। सारा खेला किसका है? जी के मान का। वो नहीं चल रहा है, वो उसको कौन खींच रहा है? हाँ, जैसे पत्थर मारा आपने तो एक बार नीचे चला गया, तो नीचे जाते जाते जितनी गहरी खाई होगी वो जाता रहेगा वहां, है ना? लेकिन वो खुद नहीं जा रहा है उसमें। ये है। अब इसको देखो, अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये खाली इस पर लिखा नहीं है कहीं बुक्स में, मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। ये सारा खेल किसका? बॉन्डिंग का। किसका खेल है? बॉन्डिंग का। मतलब जो बंद होते हैं आपस में। देखो, जो ठोस होंगे, ठोस के जो कण होंगे वो क्या होंगे? आपस में पास पास होते हैं, मजबूत होता है। सॉलिड मतलब आपस में मिले हुए, जकड़े हुए होते हैं। और जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा दूर दूर होता है। और गैस तो फिर गैस ही है वो। अब गैस को छोड़ दो इसमें। अब होता क्या, देखो इसको मैं बड़े अच्छे एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। एस वेव चलती है ऐसे, इसके चलने का तरीका ऐसा है, समझ गए? और पी वेव चल रही है ऐसे। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मान लो मैं इस फर्श में चल रहा हूं, आप भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो जूता है वो भी कैसा है? सॉलिड है, और नीचे वाला भी क्या है? सॉलिड है। तो हम बड़े आराम से चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? अगर यहीं पर नीचे फर्श में क्या लगा दिया जाए? मोबिल ऑयल लगा दिया जाए या तेल लगा दिया जाए, लिक्विड टाइप की, जिसकी बॉन्डिंग क्या है? दूर दूर है। तो अब हम इसी हिसाब से चलेंगे, इसमें फिसलने की कोशिश करेंगे, फिसल जाएंगे, होगा ना ऐसा? तो वही चीज है, इसको ऐसे समझो। या फिर ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे आपने बाथरूम में आप हो और आपने चप्पल पहने हुए हैं, तो बाथरूम में आप आराम से आ जा सकते हो, पी वेव की तरह, सॉलिड लिक्विड सब चल सकते हो। लेकिन बाथरूम में अगर साबुन लगा दिया जाए, किसी ने आपको साथ दुश्मनी निकालनी है, बाथरूम में उसने साबुन लगा दिया नीचे से बढ़िया वाला, और आप बिना चप्पल के चले गए वहां पे, है ना? अब वहां बाथरूम से आपको बाहर निकलना है मान लो, तो अब ऐसे चल के बाहर निकलोगे कि ऐसे? एक होता है ऐसे, जब कहीं पर भी कीचड़ विचड़ हो तो कैसे चलते हैं? आराम से नहीं चलते हैं ऐसे ऐसे, यही वाली कंडीशन में
चलते ना आराम आराम से भैया, ये पैर के पैर रख के फिर निकल लेते हैं आगे। और कोई खूंखार है, वो जैकी का क्या भाई अपना टाइगर वाह, उसको देखा वो हर समय हिलते रहता है, डांस वांस बढ़िया करता है। उसी हिसाब से एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ ऐसे ऐसे कूद के चलोगे तो फिसलने की संभावना क्या है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग है, इस टाइप से जो भी चीजें चलेंगी उसकी बॉन्डिंग लिक्विड के हिसाब से क्या हो जाएगी, कम, वो टूट जाएगी। चलने को ये भी चलते हैं लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, टूट जाएगी, फिर लहर आगे नहीं बढ़ पाएगी उसमें। लेकिन इस हिसाब से जो भी चलेगा वो लिक्विड में भी चल जाएगा वो, ये रीजन है इसका। अब इसको मैं तुम्हें दूसरे तरीके से दिखाता हूं, पहले एल वेव्स लिख लो फिर दिखाते हैं, उसमें एक साथ फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। क्या क्या लिख दिया, द्रव में चलती है, लिक्विड में, सॉरी समझ गए। अब आखिरी लिखो एल वेव्स, फिर मैं आपको ये डायग्राम के वो जो मैप होते हैं ना उसके गूगल वाले, उसके थ्रू एल वेव्स। अब ये जो एल वेव्स है ना, इसके इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं इसके। आप पहली बात, इसका एक नाम क्या है, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव मतलब लंबी तरंग है या दीर्घ तरंग, एक तो ये नाम है इसका। इसका नाम ऐसा क्यों है अभी बताएंगे। दूसरा, इस भाई को पता लगाने वाला भाई था कौन सा, लव भाई। अब इसका हिंदी नहीं होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये गलत है। वो आदमी है, उसका नाम ही अंग्रेज है ना वो ससुरा, ये लव वेव से कहेंगे उसको हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है ना, लव भाई। तो इसने पता लगाया था इसका, लव तरंगे कहते हैं इसको। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, हिंदी में ट्रांसलेशन इतना खतरनाक होता है कई बार कि अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि लव वेव्स कौन सी होती हैं, और हिंदी का अनुवादक जो होगा वो उसको भी ट्रांसलेट कर देगा। कई बार आ सकता है, ये आएगा कभी ना कभी, देखना प्रेम तरंग कहां चलती है, आंसर क्या होगा, सरफेस पे, इसके हिसाब से वो कर देगा उसको। कई बार हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा हुआ है। अच्छा, तीसरा, इसका एक नाम और लिखो, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स का मतलब धरातली तरंग। धरातली क्यों कहते हैं समझ गए आप, क्योंकि ये हाँ सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलती है। देखो अब लव वेव क्यों रखा गया नाम, क्योंकि लव भाई ने इसका पता लगाया। धरातली ऊपरी हिस्से पे चलती है, सिर्फ एपिसेंटर से निकलती है ये, इसलिए भी आपको पता लग गया। तीसरा, इसको लॉन्ग वेव इसलिए कहते हैं, एक फिजिक्स में एक वर्ड सुना होगा आपने, एम्पलीट्यूड या आयाम, सुना है कभी। आयाम मतलब जैसे मेरा हाथ ऐसे, मैं इतना इतना जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है ना कि नहीं, यहां से यहां तक। हाँ, अगर ये इतना घूमने लग जाए तो इसका आयाम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो होता क्या है कि जो पी वेव होती है वो ऐसे ऐसे ये होता है, एस वेव थोड़ा सा ऐसे, ये एल वेव्स है, ये ज्यादा बढ़िया एरिया कवर करती है ऐसे ऐसे, समझ गए ना। तो पी वेव का चलने का तरीका ये है आयाम, एस वेव का ये है, और एल वेव का ये है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग वेव भी कह देते हैं। ठीक, ये डायग्राम बना दो इसके नीचे, आप समझ जाओगे इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। दोनों, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, तभी तो ये खतरनाक है। अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगा आप इसको, इसका चलने का तरीका 3D में अभी दिखेगा आपको। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, इसका जो वीडियो है इसमें मैप बना रखा है इन्होंने। लिखो, हाँ हाँ इसमें वो वही है बस, ये लिखो, यह केवल पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर चलती है, मूव ओनली इन अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। यह केवल पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर चलती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मेंटल में कौन सी तरंग नहीं चलती है या कोर में कौन सी नहीं चलती है, तो आंसर हाँ एल वेव नहीं चलती है, और होने को एस भी नहीं चलती कोर में, तो है ना। फिर लिखो, यह सर्वाधिक विनाशकारी है, इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। देखो सबसे खूंखार है, क्यों, पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन वो विनाश नहीं करती। पहला झटका जो होगा ना एपिसेंटर पे, वो किसका होगा, पी का होगा, फिर एस का। लेकिन जो चलने का तरीका है वो इसका सबसे खतरनाक होता है, एल वेव्स का, इसीलिए नुकसान करती है। ये क्या करती है, ये ऊपर नीचे चट्टानों को देखो, पी वेव क्या करती है, चट्टानों को खाली ऐसे ऐसे करेगी आगे पीछे, तो इससे मकान नहीं गिरते। एस वेव का भी ठीक है, लेकिन ये वाली जो होती है एल वेव्स,
ये रॉक्स को आगे पीछे और ऊपर नीचे ये ऐसे ऐसे दोनों तरीके से क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। इसको मैं आपको यहां से दिखाता हूं, यहां से पता चलेगा आपको। गूगल क्रोम ना या नोट 5? ओ, मैं इसको लिख लेता हूं यार किताब में। हाँ, ये देखो सारी महिमा किसकी है? गूगल को हमेशा, या इस टाइप के जो लोग जिन्हें बना रखे उनको हमेशा धन्यवाद दिया करो अंदर से। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? पी वेब पे ध्यान दो। ये क्या कह रहा है? एक्सपेंशन, मतलब दूर जाना, और ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन, पास दूर, पुश पुल हो रहा कि नहीं हो रहा जो मैंने बताया? अब मैंने आपको पुश पुल लिखाया, ये क्या लिख सकता है? एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन लिख सकता है एग्जाम में, लिख सकता नहीं लिख सकता? तो यहां पर जो चट्टाने आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे हो रही, ये यहां पे दूर जा रही, यहां पास जा रही, दूर जा रही, पास जा रही, ठीक हो गया? ये तो है पी वेब का चलना जो मैंने बताया था। एस वेब ऐसे जा रही है, देखो जा रही कि नहीं जा रही? ये रस्सी जैसे जाती है ऐसे, ठीक हो गया? एस, ये वेवलेंथ। अब यहां पर दो नाम आ गए आपके, कौन से? रेले वेव ऑफ लव वेव्स। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का मुद्दा हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस क्लास का मुद्दा है। जो एल वेव्स होती हैं, जो कौन सी वेव होती हैं? एल वेव्स होती हैं, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक लव वेव्स और एक रेले वेव्स, दो होती हैं, ज्यादा खतरनाक ये वाली है। तो रेले वेव और लव वेव्स, ये दो टाइप में इसमें बांट दिया गया। इसमें देखो जो है, इसमें जो चट्टाने हैं देखो, है तो इसी तरीके से चल रही है जैसे ये चलती है, लेकिन इसमें साथ में मूवमेंट क्या है? ऐसे ऐसे, इधर वाला भी है। और जब आप लव वेव्स को देखोगे, दिख रहा है आपको पीछे? इसमें देखो आप, इसमें क्या है? ये ऊपर नीचे, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे तो चल ही रहा है ये ऐसे ऐसे जैसे ये, लेकिन ये साथ में आगे पीछे भी चलेगा, ये ऐसे ऐसे और आगे पीछे पी वेव की तरह। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा जो ईट टाइप की बनी हुई है, अलग अलग ब्लॉक्स जैसे बने, ये डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है यहां पर डिस्टर्बेंस है? इन तीनों में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है खास। तो सारा खेला किसका है? लव वेव्स का है। ये इसको रेले वेव भी कहेंगे, इसको मैंने लिखा है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप करके। तो लव वेव्स, तो लव वेव्स का जो चलने का तरीका है, तो कहते हैं ना प्यार हमेशा ही खतरनाक होता है, तो वही बात है ये। अब आप समझ सकते हो इसको। तो ऊपर नीचे चलना और आगे पीछे चलना, इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इसमें होगा। अब इसको अगर आपको दिखाना है, अब ये कैसे चलती, मैं इसको यहां पे नहीं दिखा सकता, हालांकि उतनी जरूरत भी नहीं है। गूगल पे आप सर्च मारो, यूट्यूब पे है ना, उसमें लव वेव्स का मूवमेंट कैसे होता है करके, वहां पर कई लोगों ने इसको दिखाया हुआ है। ये वाला अच्छा, और भी है इसमें, चलो दिखा देते हैं, ये देख लो। वही है रेले वेव्स, रोलिंग वेव्स। जो चीजें मैं यहां पे छोड़ रहा हूं ना, जैसे मैंने रेले वेव छोड़ दिया आपके लिए, वो इसलिए कि नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से वो करेंगे, क्योंकि फिर लंबा हो जाता हो। मैंने उतनी चीजें बताई आप जो इसको आप काम की चीजें कर सको। ये तो आपको किताब में भी नहीं लिखा होगा, ये लिखा होता है। और ये जो लिखा है वही ये, इसमें देखो ये जो ब्लॉक्स हैं वो टूटने लग गए। ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? देखो ऊपर जा रहा है, ये कहां जा रहा है? नीचे। ब्लॉक टूटने लगेंगे तो मकान भी या चट्टाने भी इसी से टूटेंगी, नुकसान इसी से होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सब लिखा हुआ। एक और ले लो, मकान बेहोश किससे हुआ है? हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये कहीं पर नजदीक है कहीं पे दूर है। ये वाला ऐसे ऐसे वाला है, और नीचे देखो ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों को डिस्टर्ब करेगा ये लो, ये और भी है। अब रिसर्च थोड़ी करनी है हमको, बात समझ में आई कि नहीं आई? वेवलेंथ का इसमें जो आयाम है ना वो इसका ज्यादा होगा। हाँ नहीं इसका नीचे वाला, वो तो वेवलेंथ तो उसने इसलिए लिखा है ना, ये तो इसलिए लिखा है कि जो वेव की डायरेक्शन है उसके राइट एंगल्स पे चलती है कि आगे पीछे चलती है। इस डायग्राम में ये जो वेवलेंथ ऐसे लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि जो तरंग है वो इधर की डायरेक्शन में जा रही है ना, इधर की डायरेक्शन में जा रही, तो जो पार्टिकल्स हैं वो इसके आगे पीछे मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसे समकोण पे कर रहे हैं। इसमें किस पे? इस पे, इसलिए दिखा रहा है वो इसका ये मतलब नहीं कि ये कितना है तो क्या होगा उससे फर्क, ऐसा कुछ नहीं है।
वो इधर की ओर, जैसे इसमें देखो ऊपर नीचे जा रहा है, उसमें आगे पीछे जा रहा हो, ये मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है। अब तो कुछ होगा नहीं शायद, अभी और भी है क्या? वही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। ये रिक्टर स्केल वाला, इसको भी आप देख सकते हो पॉज करके, जैसे भी है ना, जो मैंने बताया था 0 to 9 वाला। डैमेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मर्कली स्केल जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, ठीक है ना। चीजें बहुत सारी हैं इसमें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ये तो पढ़ दिया हमने, पी वेव, एस वेव और एल वेव, ये तो हमने पढ़ दिया। अब एक वर्ड आता है इसमें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कौन सा वाला दबाना है भैया? लिखने वाला, ये वाला ना। हो गया, ठीक है। और लिखने के लिए नोट 5, नहीं नहीं दूसरे पे। ये लड़का अगर ना होता ना तो गजब हो जाता, मैं कह रहा हूं। एक बहुत ही बढ़िया चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, बताओ इसका मतलब क्या होना चाहिए? बता सकते हो? आइसोसीस्मल लाइंस या सम भूकंप रेखा, बताओ, अंदाजा लगाओ। हाँ बताओ। हाँ सही तो है, जहां पर भूकंप की तीव्रता क्या हो, समान हो, एक ही चीज तो है। सम का मतलब समान। आइसो जहां भी, जैसे आइसोथर्मल समान तापमान, आइसो बार समान वायुदाब, होगा नहीं होगा? आइसो बदमाश समान बदमाशों को मिलाने वाले। आइसो जहां भी वर्ड आएगा उसका हिंदी क्या होगा? सम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सम लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये आइसो, समझ गए ना? क्योंकि इससे तो हम अंदाजा लगा लेते हैं ना, सम भूकंप, सम मतलब समान, तो आइसो मतलब सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दिल्ली है, ये मान लो गुड़गांव है, ये नोएडा है, ये फरीदाबाद है, इन सभी जगह पे 4 4 4 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, समान भूकंप आया। इन सब को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? सम भूकंप रेखा। वो इजी है ये, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है, लिख दो। पीसीएस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। समान भूकंप तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान भूकंप तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल सीस्मिक इंटेंसिटी प्लेसेस। समान भूकंप तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा कहलाती है। ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल सीस्मिक इंटेंसिटी पॉइंट्स। बात ठीक हो गई? इजी है। अच्छा, ऐसा भी होता ना कई बार, जैसे ये जो आप इजी क्लासेस है, ये आईएएस की तैयारी आपको करवा रहे हैं, पीसीएस की भी करवा रहे हैं साथ में, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोग साइड से और भी एग्जाम देते कि नहीं देते? सबऑर्डिनेट एग्जाम होते हैं, मान लो यूपी में किसी को तहसीलदार का एग्जाम आ गया, किसी का कोई एग्जाम आता, सब देते कि नहीं देते? तो अपनी अपनी हिसाब से लोग चुनते हैं। कोई कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ आईएएस का एग्जाम देना है, कोई कहता नहीं मुझे पीसीएस भी देना है, कोई कहता है मुझे लोअर पीसीएस भी देना है, कोई कहता है सीएपीएफ भी देना है, सीडीएस, जीएस तो सभी जगह आ रही है। तो वहां पर आपको अपने आप को तय करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। ये बहुत खास क्वेश्चन है ये आइसोसीस्मल, ठीक है। अब ये बताओ फिर ये क्या होगा? अंग्रेजी में जरूर लिखना है, मैंने कहा कि हिंदी में कई बार लिखा हुआ नहीं आता, जैसे होमोसिस्मल लाइंस। और अगर इसको हिंदी में मैं लिख दूं तो भूकंप रेखा, और स मतलब क्या होता है? साथ साथ। देखो हिंदी में समझ में आया कि नहीं आया जल्दी? हालांकि अंग्रेजी में भी समझ में आ जाएगा। साथ साथ, सहपाठी बोलते हैं ना, एक साथ पढ़ने वाले सहपाठी। तो एक साथ जहां पे भूकंप आता है, यानी किसकी बात कर रहा है ये? टाइम की।
ये कह रहा है कि भैया सुबह 4 बजे अगर यहां भूकंप आया है, यहां भी सुबह 4 बजे आया है, यहां भी 4, यहां भी 4, एक ही समय में जब भूकंप आएगा तो उसको सह भूकंप रेखा कहेंगे। पहले वाले में तीव्रता समान थी, इसमें क्या समान है? समय समान है। लिख दो, एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल या सेम टाइम अर्थक्वेक प्लेसेस लिख सकते हो, सेम लिख दो, एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ए लाइन कनेक्टिंग सेम टाइम अर्थक्वेक प्लेसेस। ठीक है भाई, जब टाइमिंग समान हो तो होमोसिस्मल सह भूकंप रेखा, और जब इंटेंसिटी समान हो तो आइसोसिस्मल लाइंस। ठीक है बात? हाँ, इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है। अच्छा ये बताओ, भारत में सभी जगह एक ही समान भूकंप आता है कि अलग अलग आता है? कुछ क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ क्षेत्र कम सेंसिटिव है कि नहीं ऐसे? तो इंडिया को ना अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, भारत को। तो लिखो हेडिंग, भूकंप जोन, सीस्मिक जोन, छोटा सा है, भूकंप जोन या सीस्मिक जोन। कितने जोन में बांटा गया भारत को, जरा बताओ? है 5। चलो ठीक है, आप कितना करो? 4। दोनों सही है कि एक गलत है? भावनाएं ठीक है, पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 4। पहले 5 जोन हुआ करते थे, बाद में कितने कर दिए? 4। ऐसा क्यों किया होगा? मर्जी उनकी, मतलब कह सकते हो। देखो अब इंडिया है, भारत है, तो भारत को पहले 5 जोन में, यानी पहले 5 थे, यानी पास्ट में 5 थे, और आजकल कितने? प्रेजेंट में कितने? 4। अब क्यों है इसका मैं बताता हूं रीजन आपको। इसमें यह है कि हमने बनाए 5 जोन। कौन कौन से? जोन 5th, इसको ऐसे लिखा जाता है, जोन 4th, जोन 3rd, जोन 2nd, जोन 1st। कितने जोन? 5। अब सबसे खतरनाक जोन कौन सा होगा, जहां पे भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा होगी? 5वां कि पहला? पहला ना, 5वां नीचे से है। तो जोन 5 में वो जगह रखे गए जहां पर भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो अगर मैं जोन के 5 के लिख दो तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मोस्ट सेंसिटिव, सर्वाधिक संवेदनशील जोन सा कौन सा है? 5। यानी खतरा सबसे ज्यादा किसमें है? 5 में। जो जितना ज्यादा उस पर उतना खतरा। सबसे कम खतरा किसमें? 1 में। तो ये पहले का है कितने जोन का? 5 जोन का। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब जब नई रिसर्च हुई कई सालों से, तो उन्होंने कहा कि यार जो पहला वाला है ये कुछ खास नहीं है, यानी पहला वाला जोन तो ना के बराबर है। यानी कई बार इसमें भूकंप आते भी हैं तो हमें महसूस ही नहीं होते ही, हल्के फुल्के भूकंप भी आते हैं ना जो महसूस नहीं होते खास तौर पे। तो इन्होंने क्या किया कि जोन 1st और 2nd को मिक्स कर दिया, और इसकी जगह पे सिर्फ क्या कर दिया? जोन 2nd, है ना? पहला वाला अब नहीं के बराबर है। ठीक है, क्या आ गया कि फर्स्ट में कुछ नपाई उपाई कुछ होती नहीं है, खाली भी बेकार का हो रहा है। तो फिलहाल कितने जोन है? 4। पुरानी किताबों में कितने? 5। क्यों? पहला दूसरा मिला के ये कर दिया, ये बना दो ऐसी। और जोन 5th के आगे लिख दो सर्वाधिक संवेदनशील या सर्वाधिक विनाशकारी, और उसके नीचे होते जाएगा फिर। तो बताओ दिल्ली कौन से जोन में होगा, जहां पर आप बैठे हुए हो अभी? जोन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां? दूसरा? नहीं, दिल्ली कौन से जोन में होगा? आप क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो इसमें से? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली कौन से जोन में होगा? आप 4th कर रहे हो, और 3rd, और कोई खूंखार? कोई 2nd तो नहीं कह रहा है? पहला? पहले 2nd में कैसे? दिल्ली भूकंप से दिल्ली में खतरा। नए नए लोग समाचार में आ जाते हैं डीएनए करने के लिए, कई लोग कि दिल्ली को खतरा है, किसी ने आ गया भूकंप तो ऐसी तैसी हो जाएगी, बोलते ना। तो 2nd में कैसे हो सकता है दिल्ली? 4थे नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 4थे जोन में दिल्ली। दिल्ली मैंने इसलिए आंसर दिया क्योंकि दिल्ली राजधानी है, आप यहां पे बैठे हुए हो इसलिए। और पहले पे कौन आएगा जरा बताओ? सॉरी, ये 5वीं पे उड़ीसा।
जहां हिमालय है वहीं तो आएगा। अब पूरा हिमालय नहीं, पूरा हिमालय जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर 5वें जोन पे आता है ना, तो हिमालय का कुछ कुछ क्षेत्र है। अब जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का पूरा हिस्सा या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर का हिस्सा या नेपाल का हिस्सा चौथे जोन में भी आता है और 5वें में भी आता है, कुछ 5वें में कुछ चौथे में। यूपी किस में आएगा? हाँ, यूपी का कुछ हिस्सा चौथे में भी आएगा और कुछ हिस्सा तीसरे में भी आएगा। जैसे नीचे वाला जो इलाहाबाद वाराणसी वाला है वो तीसरे में आएगा, जो ऊपर ऊपर नेपाल से सटा वाला है वो चौथे में आएगा। बिहार का हिस्सा, हाँ वो भी जो नॉर्दर्न बिहार है, उत्तरी बिहार नेपाल से सटा हुआ वो चौथे जोन में खतरे वाला है। जो झारखंड साइड को है वो तीसरे में, और जो झारखंड वाला इलाका है वो तीसरे में, है ना, तीसरे में कुछ दूसरे में, ऐसे आएंगे। एमपी वाला, जैसे हैदराबाद है तेलंगाना वाला, वो दूसरे पे आएगा, कुछ खतरा कम। अब मैं इतनी चीजें मैंने आपको बोल दी हैं, लेकिन आपको सही जानकारी कहां मिलेगी इसकी? कहां? एटलस में। सारा खेल ही किसका है? किसका? हमारे पास सब है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां भी आपको दिक्कत लगे कि अब ये कैसे पढ़ा जाए, तो हमेशा क्या सोचा करो, बैल बनने की कोशिश मत करो कि मैं इसको रट दूंगा। हमेशा सोचो इसका आसान तरीका और क्या हो सकता है। यही एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है? इसको काला काला लाल लाल कर देगा, कहेगा कौन सा जोन है बताओ। ये ऐसा कर देगा 1 2 3 4 लिखता है ना, ऐसे ऐसे लिख देगा ये कौन से जोन पे। तो इस पे अब यहां दिख रहा है आपको 4 जोन, जहां जहां लाल रंग है वो कौन से जोन में? 5वें जोन में। ये देखो गुजरात का भुज का इलाका, उत्तराखंड का मैंने कुछ एरिया बताया आपको, सारा नहीं है, थोड़ा हिमाचल श्रीनगर वाला इलाका, ये अपना ये नॉर्दर्न बिहार का बिल्कुल खतरनाक वाला, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट। अब दिल्ली है चौथे जोन में, है ना। यूपी का इलाका ऊपर वाला चौथे वाला, नीचे वाला तीसरे में। अगर आप भोपाल भोपाल के आसपास हो, खतरा बहुत कम है आपको। आप कौन से जोन में हो? दूसरे जोन में। ये ऐसे मुंबई के नीचे थोड़ा खतरा ज्यादा है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसको एडवांस क्लास में पढ़ाएंगे, शहरों को भी दे सकता है, जिससे इस साइड 4 सिटी के नाम दे देगा वो, इस साइड करेगा कौन से जोन में, 1 2 3 पूछेगा ना ऐसे, या 2 3 4 5 ऐसे पूछेगा। अब यही चीज आपको कहां मिलेगी? ये तो मैंने दे दिया आपको एटलस में। सारी जो दवाई है वो कहां है? ये जिसकी बात मैं कर रहा था ना कल, ऑनलाइन में जो भी देख रहे हैं वो देख सकते हैं इसको। एटलस का जरूर यूज किया करें, ज्योग्राफी एटलस बहुत जरूरी है। इसमें कहीं पर पेज नंबर कितने में है? किसी को दिखा पीछे? है क्या है? एटलस में सब कुछ। मैं एटलस कैसे पढ़ते हैं कभी बता दूंगा आपको। ये पेज नंबर 61 में है। इसमें दिख रहा नहीं कौन सा क्या? यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कौन सा किस जोन में है, इस पे क्वेश्चन आएंगे ये। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी चीजें तो हमने यहां पे पढ़ ली हैं, जिसको हम कह रहे हैं बेसिक क्लास है, ये हमने यहां पे पढ़ ली है। तो ये बताओ जो एडवांस होगा तो उसमें क्या होगा? ये भी है ना कि अर्थक्वेक में उसमें क्या पढ़ाएंगे भैया, तो उसमें क्या पढ़ाएंगे, उसमें भी है। जैसे दिल्ली में ज्यादा भूकंप आने के क्या कारण है? ये तो नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी आपको? पढ़ाया? ये तो नहीं पढ़ाया। कोयना में भूकंप क्यों आते हैं महाराष्ट्र में, जबकि वहां पर कोई प्लेट नहीं है? गुजरात में क्यों आते हैं? ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी। देखो ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी, और ये बहुत सारी चीजें इसमें जिसको मैंने टच नहीं किया। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपका काम बन गया, भी बहुत सारी चीजें हैं। ये दिल्ली है, यहाँ पे कई सारे फॉल्ट्स आपस में टकराते हैं, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप की संभावना क्या है, ज्यादा है। कभी मेंस में आगे 125 वर्ड में लिखिए कि हाल फिलहाल के वर्षों में दिल्ली में भूकंप की घटनाएं बहुत ज्यादा से बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है? तो स्टूडेंट क्या करता है, उसको रटा रटाया लिखेगा
भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट का टकराना है। प्लेटें जब टकराती हैं तो वहां से भूकंप आता है। वो पूछ रहा है दिल्ली में क्यों आ रहे हैं, वो कहां पहुंच गया है, प्लेट में। फिर इतना ही नहीं, इतने पे नहीं रुकता हो, फिर और लिखेगा, कहेगा प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं। अब सारी ये भी लिख दिया उसने, है ना। फिर वो लिखेगा हिमालय पर भूकंप की वजह यही रही है, हाल में नेपाल में आए भूकंप से इतने लोग मर गए। लास्ट में ये होता है, वो भूल जाते कि ऊपर क्वेश्चन क्या था। फिर लिखते लिखते टाइम भी चला जाता है, वो भी खत्म हो जाता है पेज। जब एग्जामिनर खुद इसको पढ़ता है क्वेश्चन को, तो एग्जामिनर भी भूल जाता है। कई बार इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है एग्जामिनर, कहता है यार ये क्वेश्चन तो कुछ दिल्ली से पूछा था, ये नेपाल में कहां चला गया ये, वो भी बेहोश है वहां। बात समझ में ना। इसलिए क्वेश्चन आंसर वही लिखो जो पूछता है। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आगे, मान लो मेंस में, कि भूकंप की घटनाएं प्लेट के किनारों से संबंधित, सिर्फ प्लेट के किनारों से संबंधित नहीं है, भूकंप सर्वव्यापी है। टिप्पणी कीजिए इसमें, मतलब शॉर्ट नोट लिखिए या कमेंट करिए। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भूकंप सिर्फ प्लेट किनारों से संबंधित नहीं है। अब स्टूडेंट को क्या पता है, उसको खाली प्लेट पता है। वो कह रहा है बेटा तो तुम जानते हो, वो तो लिखना ही मत। वो कह रहा है प्लेट किनारों से ही संबंधित नहीं है, मतलब हम ये नहीं पूछ रहे कि प्लेट से संबंधित है, वो तो हम जानते नहीं है। ये सर्वव्यापी है, तुम इसको लिखो। अब स्टूडेंट तो पुराना है, वो देशभक्त है, उसने फिर वही लिखना है, प्लेट के टकराने से भूकंप आता है। अरे वो पूछ रहा है कि भैया प्लेटों के अलावा और भूकंप कहां आते हैं, तुम ये बताओ हमें यार। लेकिन वो तो पुराना पका हुआ चावल है, उसको तो वो हिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें कहां, नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे एडवांस वाली। बात समझ में आई नहीं मेरी। तो ये सब प्री लेवल का था ये। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंशिएट है किसमें, ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूं और इसमें। लेकिन यहां पर जब आपने पूरी चीजें पढ़ ली हैं, ये जो फॉल्ट वॉल्ट लिखा हुआ है, ये सब इजी वे में आएंगे नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं कि दिल्ली में भूकंप क्यों ज्यादा आते हैं, इसका ये डायग्राम है। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ये खाली 10 मिनट का खेल है। आप हर किसी का बता दोगे फिर क्यों है, बात समझ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आई आपके। ये एक तरीका, कौन सा, ये सब कुछ आपके पास है, गूगल सर्च मारो, है ना, वहीं से। तो अच्छा, अब आगे चलें। ये सीस्मिक गैप, ये आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है, एटलस में देखना है आपको कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी, कौन से किसमें है, जोन में। क्योंकि जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट भी होगा ना यहाँ पे, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो उसको आज ही से क्लियर कर लो आप, ठीक है, समझ गए ना। तो ये बेसिक क्लासेस का मतलब आप बिल्कुल ये मत समझिए कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे यूपीएससी में, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। वो हर जगह से मिक्स होते हैं, समझ गए आप बात। इसलिए जब आप, होता क्या ना, कई बार हम मेहनत करते हैं और हमें निराशा होती है कि यार यहां से थोड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, या अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब ये क्या है, अच्छा ये बताओ, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं, कहां आएंगे। इंडिया में तो हिमालय में आते हैं, भुज में आते हैं, ये तो पता चल गया आपको, मैप भी मैंने बना दिया आपका। पूरे वर्ल्ड में कहां आते हैं, पैसिफिक ओशन में आते हैं, जापान के आसपास आते हैं। तो आपके पास बहुत सारे आंसर हैं। अगर मैं कहूं कि सर्वाधिक भूकंप कहां पे आते हैं, आप कहते हो पैसिफिक प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं। कौन सा वाला चारों ओर, ये जहां जहां आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जापान वाला इलाका, ये पूरा इलाका, जापान इंडोनेशिया ये वाला इलाका, और इधर वाला इलाका ये पूरा रॉकी वॉकी वाला, और इधर चिली विली वाला। आते कि नहीं आते, यहां भी आते हैं। दुनिया के सर्वाधिक भूकंप इसी में आते हैं, पैसिफिक के चारों ओर। वोल्केनो भी इसी में आते हैं, ज्वालामुखी, उसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरा, अगर ऑप्शन में जापान दिया हो तो जापान में ही आएंगे, सबसे ज्यादा वहीं आते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। अच्छा, तीसरी एक बेल्ट और है जहां पे भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा है। ये देख रहे हो आप, इसको मिड बेल्ट कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मतलब मध्य महाद्वीपीय शाखा कहते हैं इसको। ये कहां से शुरू होती है, देखो ये वाला इलाका देख रहे हो, इटली नाम सुना है, हाँ, जो इटली का एरिया है, यहां से भी टर्की में आते कि नहीं आते भूकंप, आता है। इटली वाला इलाका, फिर यहां से ग्रीस, टर्की होते, टर्की, इराक, ईरान, अपना फिर बगल में भाई अपना कौन सा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान कहां गया, ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए पूरा हिमालय आ गया, हिमालय आएगा ना। तो हिमालय से होते हुए हिमालय, नेपाल, अपना भूटान, अपना नॉर्थ ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश वाला, फिर यहां से नीचे को ये म्यांमार वाला। आते कि नहीं आते, यहाँ भी अच्छे खासे भूकंप आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कितने भूकंप के क्षेत्र बता दिए, 2। पहला वाला सबसे ज्यादा वाला कौन सा था, पैसिफिक, ये पैसिफिक के चारों ओर वाला क्षेत्र,
ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, ये एटलस में आप देखिए ये वाला होगा पहला। दूसरा कौन सा, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल मतलब मध्य महाद्वीपीय, महाद्वीपों के बीच में, जो यहां से स्टार्ट होती है पूरा ये आपका एरिया जो होगा वो जाला ईरान, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना हिमालय होते हुए ये यहां तक आता है। दो हो गए। और बीच में भूकंप की जो चीजें जैसे अफ्रीका में भी आते हैं, देखो यहाँ देखो रिफ्ट वैली, इसको पढ़ाएंगे, ये रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ भी आते हैं कई बार भूकंप। ये मेनली 3 खास क्षेत्र हैं, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि भारत की पेटी किसमें आती है तो किसमें आएगा भारत वाला, मध्य महाद्वीपीय पेटी, पैसिफिक में तो आएगा नहीं, है ना, मिड कॉन्टिनेंटल में आएगा, ये वाला बीच वाले में आएगा, इसमें आएगा ये। तो सबसे ज्यादा आएंगे आपका पैसिफिक के चारों ओर वाले क्षेत्र में। ठीक हो गया। हाँ, और कुछ चीजें तो मैंने कल ही बता दी थी आपको परसों। कौन सी, कि सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं, प्लेटों के टकराने से, दूर जाने से, या अगल बगल खिसकने से, टकराने से। अभिसरण बताया था ना, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स बताया था। तो कुल मिला के देखो, अभी चलो ये तो खत्म हो गया हमारा, अब क्या दबाना है भाई, ये और ये, है ना, और पीछे जाना है, लिखने वाला एरो। हाँ, टाइम हो गया है बिल्कुल, बस 1 सेकंड की बात मैं बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक खत्म हो रहा है ना। इसके बाद कौन सी क्लास है आपकी, केमिस्ट्री। अब देखो भावनाओं को समझो, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, अर्थक्वेक, है ना। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं फिर से परसों, जब आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि खाली अर्थक्वेक से ही जुड़े हुए हो आप, इसमें प्लेट का रोल आया कि नहीं आया, ये बताओ। प्लेट का रोल आया, प्लेट नहीं पड़ी होती तो ये नहीं पता चलता। दूसरा, आपको क्या पता होना चाहिए, मैपिंग जिसे कहते हैं हम। जैसे कुछ लोग कहते हैं अब हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे, अब हम मैपिंग पढ़ेंगे। ये ठीक वैसी बात है कि अब हमारे भाई या बहन की अपनी शादी है, अब हम नहाना स्टार्ट करेंगे, अगले महीने शादी है, होता ना कई बार ऐसा। या मुंह में क्रीम पाउडर थोपना स्टार्ट करेंगे, पहले नहीं थोपा कभी, या कभी नहाए भी नहीं, फिर तो कैसा हो जाएगा वो, पहचान में ही नहीं आएगा आदमी। लेकिन रेगुलर होना चाहिए ना ये चीजें। तो मैपिंग एक ही बार होती है कि रोज होती है, ये तो होती है। जब भी आप भूकंप पढ़ोगे तो मैप देखोगे, तो आपको प्लेट, भूकंप पढ़ने के लिए, भूकंप क्या है वो तो आपको किताब में जो लिखा है वो तो पढ़ना ही है, साथ में आपको पीछे का थोड़ा पता होना चाहिए, साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, मैपिंग पता होना चाहिए। तो ये जो मैप या एटलस का रोल है ना, ये हमेशा साथ में चलेगा ये। अब अगली क्लास में जैसे मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, वोल्केनो, तो उसमें भी कुछ रोल किसका आएगा, प्लेट्स का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और तीसरा मैप का, उसमें भी तो आएगा कौन सा ज्वालामुखी कहां है, आएगा नहीं आएगा। तो मैपिंग अगर आप सबके साथ साथ चलते रहोगे तो एक दिन आपका मैप आप खुद से नहीं पढ़ लोगे। हालांकि मैपिंग हम यहां करवाएंगे आपको, लेकिन कोई कहे कि मैं जिस दिन तुम मैपिंग कराओगे मैं उसी दिन मैपिंग करूंगा, तो समझ लो वो सही तरीका नहीं है कि नहीं है। वो तो फिर एक अलग से, हमारा भी क्या जा रहा है, हमारे भी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप भी सोचोगे वाह मैपिंग की क्लास चल रही 50 घंटे की, क्या बात है, हमें तो बेहोश कर दिया टीचर ने। पता चला टीचर पहले से बेहोश है, स्टूडेंट तो होश में कभी आया ही नहीं, वो उसको बेवकूफ बना रहा है, वो उसको बेवकूफ बना रहा है, होगा ना ऐसा। तो ये हमेशा साथ साथ चलता है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई। हाँ, तो अब मिलते हैं आपको। ये लग क्यों नहीं रहा है इस पे आज, अच्छा यहां लगेगा, ठीक है।